ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव सैदपुर में एक ग्राम और यहां पर लगता है, जो कि मुड़िया और एक छोटा एक मोहल्ला नारायणपुरा भी यहां पे लगता है। ग्राम पंचायत सैदपुर में पहुंचे और आज हम यहाँ पे ग्राम प्रधान जी से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह वो यहाँ पे गांव में विकास की गंगा यहाँ पे बहा रहे हैं और जो गरीब असहाय लोग हैं उनको सरकारी जो तमाम योजना है पहुंचाने का कैसे ये काम कर रहे हैं। दीवान पुखराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत सैदपुर। जहाँ बैठे हैं हमारा कार्यालय है ग्राम पंचायत का, पंचायत भवन के नाम से जिसे आप जानते हैं। मैं विगत 2 वर्ष से प्रधान पद पर आसीन हूँ और मैंने जैसे ही पदभार संभाला, सर्वप्रथम मैंने अपनी पंचायत में एक बैठने के लिए इस पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किया। होना चाहिए कम से कम 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए हमारी पंचायत में। इतनी बड़ी पंचायत होने के जैसे आपने कहा, हमारी पंचायत में 6 विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय, 4 से 5 विद्यालय प्राइवेट हैं, 2 बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, और भी छोटे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर सफाई होनी चाहिए। गांव की गलियां, अभी ये जो प्रधानमंत्री पेयजल व्यवस्था के हिसाब से तो मेरे गांव में जैसे 100 से 125 हैंडपंप हैं, सभी पर नंबर है। पब्लिक को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उसे बताना पड़े कि कहाँ का नल खराब है। आप नंबर बताइए, आप पंचायत भवन में सूचना दे सकते हैं, डायरेक्ट फोन कॉल करके हमें बता सकते हैं कि इस नंबर का हैंडपंप खराब है, तो अधिकतम 4 से 6 घंटे में वो हैंडपंप बनता है। बहुत लोगों की मंशा है कि उनके घर घर तक बिजली पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको बिजली मिले, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो वह चीजें भी यहाँ पे फेल होते हुए यहाँ पे देखी जा रही है। लोगों का यही कहना है कि जो पात्र है उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हो, जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है। हम 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए हमारी पंचायत में, इतनी बड़ी पंचायत होने के। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव सैदपुर में एक ग्राम और यहां पर लगता है, जो कि मुड़िया और एक छोटा एक मोहल्ला नारायणपुरा भी यहां पे लगता है। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको और जगह जगह की तमाम हकीकत हमने दिखाई और धरातल पर भी लेके गए कि वहां पर क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पे विकास देखा जा रहा है, किस तरह वहां पे नालियां दम तोड़ते हुए देखी जा रही है, सड़कों की क्या स्थिति वहां पे देखी जा रही है और किसानों का क्या हाल है, और गरीब मजदूर व असहाय जो लोग हैं किस तरह उनको सरकारी जो योजना है उनको लाभ मिल रहा है, और वहां के जो ग्राम प्रधान है किस तरह वहां पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी हमने आपको हकीकत दिखाई। आज हम ग्राम पंचायत सैदपुर में पहुंचे और आज हम यहाँ पे ग्राम प्रधान जी से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह वो यहाँ पे गांव में विकास की गंगा यहाँ पे बहा रहे हैं और जो गरीब असहाय लोग हैं उनको सरकारी जो तमाम योजना है पहुंचाने का कैसे ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। मैं दीवान पुखराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत सैदपुर। जहाँ बैठे हैं हमारा कार्यालय है ग्राम पंचायत का, पंचायत भवन के नाम से जिसे आप जानते हैं। मैं विगत 2 वर्ष से प्रधान पद पर आसीन हूँ और मैंने जैसे ही पदभार संभाला, सर्वप्रथम मैंने अपनी पंचायत में एक बैठने के लिए इस पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किया। इसमें 4 कमरे हैं, ये मेरा रूम है जहाँ मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जिस दिन मैं रहता हूँ गांव में 9 से 11 मैं बैठता ही बैठता हूँ। लोगों को मेरे पीछे घूमना नहीं पड़ता है कि प्रधान जी से मुझे ये काम है, अब वो कहाँ मिलेंगे, मैं घर जाऊँ, ये नहीं है। जिस दिन मैं जैसे बाहर हूं तो उस दिन जरूर, लेकिन यहाँ पर चौकीदार 24 घंटे रहता है, दिन में भी और रात में भी। यहाँ पर मैं रोज आकर अपनी ग्राम पंचायत के कार्यों का अवलोकन, जहाँ जिस साइड पे जैसे नरेगा अंतर्गत जो खुदाई या मेड़बंदी या नाला सफाई जो भी काम चल रहे हैं उनका मैं रोज जाके अवलोकन करता हूँ। हमारी पंचायत के अंतर्गत अभी मैंने 2 वर्ष में तकरीबन सरकार द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास तकरीबन 100 के ऊपर लाभार्थियों को प्रदान किए हैं। और आए दिन जो भी व्यक्ति, जो लाभार्थी जैसे शौचालय के संबंध में हैं तो उनके पेपर में लेता रहता हूं। हर 15 दिन 20 दिन में मेहरौनी ब्लॉक जाके वो जमा करता रहता हूं,
ताकि उन्हें उनका लाभ समय पर मिलता रहे। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि वो यहाँ पर अपने जो ग्राम पंचायत सैदपुर कार्यालय है, ग्राम पंचायत कार्यालय है, वो यहाँ पर बैठते हैं। अगर किसी को कोई जानकारी या कुछ उनको जानकारी का करनी है तो वो यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा। तो अब हम थोड़ा सा धरातल की बात करेंगे और धरातल पर क्या कुछ देखा जाता है वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। अगर भाई साहब धरातल पर अगर देखा जाए, जैसे सफाई व्यवस्था हो गई, सड़कें हो गई, नाला नालियां हो गई, तो वो क्या आज वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं? सफाई व्यवस्था में तो मैं अपने मुंह से ये कहना चाहता हूं कि हम जीरो हैं। विगत 2 वर्षों से विभागों में कर्मचारियों को, अधिकारियों को कई बार लिखित मौखिक रूप से सूचित भी कर चुका हूं। हमारे ग्राम पंचायत में तकरीबन 10,000 की आबादी होगी, 5600-5700 की वोटिंग है। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में आज तक एक भी सफाई कर्मी नहीं है। अच्छा, कारण क्या कारण? अब ये कारण तो शासन प्रशासन जाने क्यों नहीं है, क्या कमी है। मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कम से कम 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए हमारी पंचायत में। इतनी बड़ी पंचायत होने के, जैसे आपने कहा, हमारी पंचायत में 6 विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय, 4 से 5 विद्यालय प्राइवेट हैं, 2 बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, और भी छोटे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर सफाई होनी चाहिए। गांव की गलियां, अभी ये जो प्रधानमंत्री जल नल योजना के अंतर्गत ग्राम की सड़कें खुदी हुई हैं, उनका सारा मटेरियल उखड़ के और नालियों में गया। नालियां चौक हैं, पन्नी कुरकुरे सब उसी में जाम हो रहे हैं, लेकिन कोई सफाई करने वाला है ही नहीं। किसकी जिम्मेदारी होती है जैसे गांव की जो साफ सफाई करना, और अगर नहीं है तो क्या वजह, क्या कारण, क्या आपने इसके लिखित में क्या प्रशासन को आपने अवगत कराया? जी हाँ, अवश्य। मैं अभी 10-15 दिन पहले CDO साहब ललितपुर से भी मिला था। इस संबंध में मैंने उनको लिखित सूचना भी दी। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी के लिए लिख के भी दिया कि इसमें को देख लिया जाए, और कई बार जिला पंचायत राज अधिकारी से भी मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से मेरी चर्चा हुई है। तो वो बोलते हैं कि देखते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कर देंगे। अब मेरा तो यही है कि जैसे प्रशासन थोड़ा सपोर्ट करे। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में गंदगी ना हो। हम क्या, कोई भी प्रधान हो वो यही चाहता है कि जब तक मैं प्रधान हूँ मेरी ग्राम पंचायत स्वच्छ बनी रहे। स्वच्छता जो संचारी रोग अभियान के तहत जो चल रहा है, ऐसा नहीं है। कोरोना काल में भी जैसे ही मैं प्रधान पद पर आसीन हुआ, मैंने ग्राम वासियों को घर से बुला के यहाँ ला के, मतलब हर प्रकार का उनको लालच देके, जैसा कि आपने देखा होगा कि जनता कितनी भयभीत थी, वैक्सीन को लेकर कितनी भयभीत थी, तो मैंने पंचायत भवन में कैंप लगा कर वैक्सीनेशन करवाया। तब था एक सफाई कर्मचारी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो तबादला करा के अन्य गाँव में चला गया। उसके बाद से सफाई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, ये जो सफाई कर्मी की कमियां हैं, जो यहाँ पे अभाव देखा जा रहा है, लगभग कितना समय इनको हो चुका है जो कि तैनाती नहीं है, और आप कब से प्रशासन से मांग कर रहे हैं? तकरीबन 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष से नहीं है? अच्छा, 1.5 वर्ष से नहीं, 1.5 वर्ष से। 1.5 वर्ष से। तो आप यहाँ पे हालात, यहाँ की स्थितियां आप यहाँ पे खुद स्वयं देख सकते हैं, जैसे कि प्रधान जी खुद अपनी जुबानी स्वयं बता रहे हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि आज लगभग 1.5 वर्ष गांव में हो चुका है, 1.5 वर्ष से सफाई कर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है, जबकि इनके कार्यकाल को 2 साल से भी अधिक यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे सफाई कर्मी की तैनाती नहीं होने के कारण नालियां यहाँ पे चौक बताई जा रही हैं। और जैसे ग्राम प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि ये स्थितियां हम खुद धरातल पर देख सकते हैं कि नालियां चौक है, गंदगी फैली है, जो धार्मिक स्थल है वहां पे भी गंदगी देखी जा सकती है, जो विद्यालय है, स्कूली बच्चे आते जाते जो समय पर हो गए वहां पे, और गांव में जहां पे लोग रहते हैं वहां पर भी गंदगी वहां पे फैली देखी जा सकती है। कारण यह बताया जा रहा है कि चूंकि जो प्रशासनिक जो अधिकारी है इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण यह शायद लापरवाहियां यहां पर देखी जा रही है, जो कि गांव में नहीं होना चाहिए। गांव एक बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ की अगर वोटिंग की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 हजार यहाँ की वोटिंग यहाँ पे लगभग बताई जा रही है। और आबादी की अगर बात करें तो यहाँ पे आबादी भी भारी यहाँ पे देखी जाती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे सफाई कर्मी की तैनाती होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और जो CM योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और गांव-गांव में साफ सुथरा माहौल बनाने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो ना हो बिचौलियों के कारण बहुत सारे दावे बीच में दम तोड़ते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो हम आपको धरातल पर भी लेके चलेंगे और वहां पे तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गई सफाई की बात। अगर हम बात कर लें पेयजल व्यवस्था की, तो पेयजल व्यवस्था अभी क्या यहाँ पे देखी जाती है? पेयजल व्यवस्था के हिसाब से तो मेरे गांव में जैसे 100 से 125 हैंडपंप हैं, सभी पर नंबर है।
पब्लिक को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उसे बताना पड़े कि कहाँ का नल खराब है। आप नंबर बताइए, आप पंचायत भवन में सूचना दे सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके हमें बता सकते हैं कि इस नंबर का हैंडपम्प खराब है, तो अधिकतम 4 से 6 घंटे में वो हैंडपम्प बनता है। अभी मैंने पिछले सफाई अंतर्गत, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था के संबंध में मैंने ग्राम में तकरीबन 30 से 40 हैंडपम्प जिनका कायाकल्प किया है। जो उनके फाउंडेशन थे उनका निर्माण, जहाँ पर पानी ज़्यादा एकत्रित होता था तो सोख्ता गड्ढा का निर्माण, और बेहतरीन उनको कलर्ड करके सुंदरता मतलब जो होता है वो किया है। एक गरीब असहाय जो मजदूर लोग हैं उनको अपना जीवन यापन करने के लिए उनको आवश्यकता होती है, राशन हो गया, घर हो गया, शौचालय हो गया, और शिक्षा व्यवस्था हो गया, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी, सफाई व्यवस्था भी उनके लिए होना चाहिए। तो इन पर क्या कुछ अभी देखा जा रहा है? अगर हम पेयजल व्यवस्था की भी बात कर रहे, राशन की भी अगर बात कर ले, आवासों की भी जैसा आपने पहले बताया, शौचालयों की भी अगर बात की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या चीज़ें इनके लिए देखी जाती है? और किस तरह जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर योजना गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर एक लाभार्थी को उस योजना का लाभ मिल सके, तो क्या कुछ यहाँ पे अभी देखा जाता है वर्तमान? राशन के बारे में तो ये है कि आजकल वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है। जनता इतनी जागरूक है कि जैसे उसको राशन ना मिले तो वो देख सकती है, उत्पात मचाती है। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत में 3 कोटेदार टाइम टू टाइम वो राशन वितरण कर रहे हैं। जहाँ भी अनियमितताएं हमें समझ में आती हैं वहाँ जाके हम उनका निराकरण करते हैं। और शिक्षा के लिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी जैसा टाइम मिलता है सभी विद्यालयों में जाके जो मध्याह्न भोजन बनता है उसको भी चखते हैं, उसका भी देखते हैं। मतलब हमने अपने ऊपर ये नहीं लिया, आप सभी सामग्री विद्यालय में रखेंगे, विद्यालय में ही भोजन बनेगा। कोई भी अध्यापक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही कोई प्रधान या उससे संबंधित कर्मचारी। तो यहाँ तक कि तो सरकार ने घर घर चूल्हा पहुंचाने का भी उन्होंने काम किया है। जो पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, आज घर घर गैस सिलेंडर और यहाँ तक कि चूल्हा भी उन्होंने पहुंचाया कि अब परेशान ना हो महिलाओं को, जो परिवार हैं उनको परेशान ना होना पड़े। तो ये क्या स्थितियां भी आपके गाँव में देखी जाती है? वो स्थिति तो मेरे हिसाब से फेल चल रही है, क्योंकि 1200 का सिलेंडर लेना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति नहीं। क्या होना चाहिए ऐसा कि जो भी सुधार? अब महंगाई के हिसाब से तो जैसे आम जन है जो समझते हैं तो ठीक है रेट, लेकिन जो गरीब लोग हैं तो वो इसको उचित नहीं मानते हैं। उनका मानना यही है कि जैसे गैस है, रोजमर्रा की ज़रूरत है, उसके बगैर कुछ होना नहीं है, तो इस पे सरकार को काफ़ी सब्सिडी देना चाहिए। लकड़ियों की भी बात कर लें और अगर चूल्हों की भी, अगर लकड़ियां जो होती हैं तो पहले भी इन्हीं सब पे पहले खाना होता था, तो आपको नहीं लगता कि इसमें भी कुछ मतलब हर एक चीज़ में महंगाइयाँ देखी जाती हैं? क्या लगता है? नहीं, उसमें तो मैनेजमेंट करती रहती ग्राम पंचायत। जैसे यही ग्राम पंचायत नहीं, जो भी आवासीय मतलब गांव हैं उनमें सब में पशुपालन है, तो पशुओं के मतलब उससे जो भी अवशिष्ट निकलता है। आपने पशु की बात कही, तो अगर हम किसानों की भी बात कर ले तो किसानों की क्या स्थितियां यहाँ पे अभी देखी जा रही हैं? किसान हमारे यहाँ का खुशहाल है, सिंचित क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब प्रकृति का है। अगर किसी किसान को अगर कोई समस्या होती है, सरकार भी किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, तो अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो किसानों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, और अगर आती हैं तो किस तरह उनका जो समस्या का हल किया जाए? क्योंकि बहुत से किसान ऐसे भी देखे जा रहे होंगे जो जागरूकता का अभाव भी उनमें देखा जा रहा होगा। किसान के लिए समस्याएं आती हैं, जैसे ये खाद वितरण हुआ उस टाइम पे, और उसका भी कारण है कुछ किसान जैसे बकायेदार हैं तो वो चाहते हैं हमें दोबारा मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें किसान की भी लापरवाही है। और बिजली संकट, सिंचाई के टाइम बिजली संकट सबसे बड़ी व्यवस्था है। बिजली संकट तो आज भी यहाँ पर, जहाँ मुख्यमंत्री जी का दावा है कि 24 घंटे में 20 घंटे बिजली हम देंगे, तो यहाँ आज की स्थिति में 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही। अभी भी हम और आप बैठे हैं, पूरे दिन से यहाँ बिजली नहीं है। तो ये तो हो गई किसानों की बात, बिजली की बात भी हो गई, आपने पेयजल व्यवस्था की भी आपने बताया। उसके बाद अगर हम बात करें अभी वर्तमान में शौचालयों की, गंदगी ना फैले जो ग्रामीण क्षेत्र, तो हो सकता है शायद आज भी कुछ लोग जो सड़कों पे जाते हुए देखे जा रहे होंगे, खेतों में जाते हुए शौच के लिए देखे जा रहे होंगे, तो आज क्या स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं? और अगर वही स्थिति अगर आज भी देखने को मिल रही है तो क्या कमियां ऐसी देखी जाती हैं? क्या कारण है कि जो आज लोग बाहर जाने को मजबूर हैं? शौचालय 80% हमारे गाँव में निर्मित हैं। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाता है ग्राम, तो जो भी आते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, जिनका परिवार बनता जाता है, वो लोग आते हैं और अपना शौचालय यहाँ से फिर इसके लिए जैसे जो इसके लिए हमने एक गांव में भी
मेन रोड पे ही सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया है ग्राम पंचायत की ओर से, तो उसका भी लोग बाग प्रयोग करते हैं। तो आज के समय में यानी कि देखे जाते हैं लोग, नहीं देखे जाते? हाँ, देखे जाते हैं लेकिन बाहर बहुत कम लोग जाते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से बाहर बहुत कम लोग देखे जाते हैं अब। अच्छा, और क्या आपके ये तो गांव में सुधार हो रहा है कि बाहर बहुत कम लोग देखे जाते हैं, सभी लोग अपने शौचालय का प्रयोग करते हैं। आज के समय में गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या देखी जा रही है? जैसा आपने बताया सफाई की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, और क्या समस्या देखी जा रही है? अब ऐसे तो गांव में कई अनियमितताएं हैं, मतलब जो देखने में, जैसे कि तमाम जो हम आपको बता चुके हैं ग्रामवासियों के लिए, मतलब गांव का हर व्यक्ति ये चाहता है कि सबसे पहले हमें आवास हो, चाहे वो कैसा ही हो। आज के इंसान की सोच ही यही है, राशन, पानी और आवास, बस आप हमें ये देते जाओ, गांव का जैसे विकास कि होता है। प्रधान जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आज के समय में लोगों को बहुत ही जरूरत आज देखी जा रही है। जैसे कि सबसे पहले राशन, दूसरा आवास, तीसरा शौचालय, चौथा शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था। तो इन चीजों पे लोग ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं। और विद्युत व्यवस्था भी आज के समय में बहुत लोगों की मंशा है कि उनके घर घर तक बिजली पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको बिजली मिले। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो वह चीजें भी यहाँ पे फेल होते हुए यहाँ पे देखी जा रही है। लोगों का यही कहना है कि जो पात्र है उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, और जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है। तो कहीं ना कोई कमियां बीच में देखी जाती हैं। जैसे कि साफ सफाई व्यवस्था की भी प्रधान जी ने खुद उन्होंने बताया है कि यहाँ पे सफाई कर्मी की तैनाती नहीं होने के कारण आज सफाई व्यवस्था भी धरातल पर दम तोड़ती हुई वहां पे देखी जा रही है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको धरातल पर भी लेके चलेंगे और वहां पे क्या कुछ नजारा देखा जाता है, लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा और प्रधान जी से 2-5 मिनट लेंगे और थोड़ा और जानेंगे। आपके गांव में ग्राम पंचायत खोली गई है, ऑनलाइन सिस्टम भी आपके यहाँ पे कराया जाता है। पहले एक समय ये होता था कि लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उनको अधिक पैसा देना पड़ता था आवेदन करने के लिए, चाहे वो शौचालय हो गया, चाहे वो आवास हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र, किसी भी प्रमाण पत्र से संबंधित हो, तो उनको अधिक शुल्क देना पड़ता था। आज की आपके यहाँ पे क्या स्थितियां हैं और क्या शुल्क है या निःशुल्क आज किया जाता है उनके काम? अभी जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है आधार कार्ड को सुदृढ़ करने का, मतलब उसमें जो संशोधन, और जो जैसे नवजात बच्चे हैं उनका भी आधार कार्ड बनना है। तकरीबन 15 दिन से हमारे पंचायत भवन में ही हम उनको एक रूम दिए हैं, वहाँ वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं, ऑनलाइन कार्य होता है। इसके साथ साथ हर 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में हमारे जो लेखपाल महोदय हैं उनको हम संडे के दिन बुलाते हैं गाँव में, वो यहाँ 10 से 5 बैठते हैं, निराकरण करते हैं। जिसको जो ज़रूरत है वो स्वयं हमारे कहने पर वो स्वयं आके यहाँ बैठते हैं, कोई दबाव दबिश नहीं है। सिस्टम बनाए हैं सब। जैसे आपने लेखपाल की बात कही, सरकार गांव-गांव में कैंप लगाने का भी काम कर रही है। जो लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला, तो कैंप भी लगा रही है गांव-गांव में, और योजना शायद उन तक पहुंचने का काम लगातार कर रहे हैं। तो क्या आपके गांव में इससे पहले हमारे पास एक बार यहाँ पर कैंप लग चुका है और अभी हाल में लगने वाला भी है। जो रह गए हैं, जिनके मतलब खाते डिस्टर्ब हैं, कोई मिसिंग है उनमें, तो वो दोबारा कैंप यहाँ पे लगने वाला है। सम्मान निधि ये आने के पहले यहाँ पर कैंप एक लगेगा। तो यहाँ पे प्रधान जी ने तमाम सवालों पर अपने सुझाव दिए, अपनी बात रखी, और क्या कुछ यहाँ पे स्थितियां यहाँ पे देखी गई हैं वो भी उन्होंने अपनी खुद स्वयं जुबानी बताई। तो और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अभी वर्तमान समय में जो 2 साल का इनका कार्यकाल रहा वो क्या कुछ उन्होंने अभी करवाया धरातल पर, अगर हम बात करें। जी भाई। 2 वर्ष में मैंने संपूर्ण ग्राम में स्ट्रीट लाइट निर्माण, सोलर लाइट निर्माण, सबसे पहली प्राथमिकता दी मैंने विद्यालयों को, सौंदर्यीकरण। जैसे विद्यालयों में आगे शीशी नहीं था, बाउंड्री वाल टूटी थी, कमरों की छतें डैमेज थी, मरम्मत कार्य, शौचालय मरम्मत, ये सभी कार्य मैंने ये 2 साल में, और तकरीबन 700 से 800 मीटर सीसी रोड और 700 से 800 मीटर नाली निर्माण कार्य गांव में, इतना मैंने विकास कार्य के रूप में करवाया है। और अभी आगे क्या प्लान है आपका? अभी प्लानिंग के हिसाब से तो गांव में हमारे यहाँ संचारी रोग अभियान के तहत HWM के तहत जो कार्य चल रहे हैं, उसमें मैंने एक RRC सेंटर का निर्माण करवाया है, जिसमें गांव का जो कचरा होगा वो वहां जाके विस्तृत रूप से उसकी छटाई होगी, पन्नी अलग होगी, अपशिष्ट, सभी अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जैसे गांव के लोग जो घूरा वूरा भी डालते हैं उसमें से जो पक्का खाद है वो वहां पर डालें। और उसके साथ साथ मैंने इसमें अभी 2 कचरा गाड़ी का भी दे रखा है
हमारे गांव में जैसे ही सफाई कर्मचारी आते हैं, हम कचरा गाड़ी मंगाएंगे, घर घर से गांव का कचरा उठाएंगे, वहाँ उसको हम अवशिष्ट करेंगे। उसमें से फिर मतलब खेतों में पन्नी नहीं जाएगी, नाली में पन्नी नहीं बहेगी। बरसात का मौसम आ रहा है, आपके गांव में भले ही आज सफाई कर्मी नहीं है, तो लोगों को फिर भी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना उनको आए लोगों को। तो बरसात का मौसम, कहीं पे गंदा पानी जमा ना हो, कीचड़ ज्यादा ना हो, बीमारियां उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए क्या भी तैयारियां आपकी हैं? इसके लिए तैयारियां हमारी हैं कि जैसे पर्सनल मेरे पास वाहन है, ट्रैक्टर, उसको लगा के मैं गाँव के जो हैं लोग, उनसे मजदूरी खुद दे के, अब एक्चुअली मैं प्रधान हूँ, लोगों की तो भावनाएं मुझसे जुड़ी हैं, वो चाहते हैं हमारे ग्राम में काम हो। वो नहीं समझते कि सफाई कर्मचारी है नहीं, ये हम समझ सकते हैं। तो उसमें भी हम समय समय पर अपने गांव में 10 से 15 दिन में सफाई करवाते रहते हैं, लोकल की टीम लगा के। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने तैयारियां भी यहाँ पे करी हुई है, तो बरसात का मौसम आता है उसके पहले भी वृक्षारोपण की तैयारियां होने लगती हैं। क्या कुछ इनका अभी विचार है, कितना क्या वृक्षारोपण कराने का उन्होंने उद्देश्य अभी कर रखा है, जानेंगे थोड़ा सा भाई से बताएं। वृक्षारोपण के लिए मैं सबसे पहले, यदि मेरा ये इंटरव्यू सरकार तक पहुंचे, तो मैं तो यही सजेशन देना चाहता हूं कि 1 वर्ष वृक्ष लगाएं, 2 वर्ष उन वृक्षों की रखवाली के लिए चौकीदार नियुक्त करें। प्रति वर्ष वृक्ष लगाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वृक्ष लगाने के 2-4 महीने बाद उनकी रखवाली नहीं होती है, वो वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। जिम्मेदारी कौन की होती है अगर वृक्षारोपण के वृक्ष लगाने के बाद की अगर बात करें? ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, सरकार की है, हमारी है। लेकिन इससे आपके ग्राम आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपने इतने 1000 वृक्षारोपण आपने करवाए, तो गांव के प्रधान है, आपको जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां आपको गांव में सौंपी गई हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि वृक्षों की सुरक्षा? इसके लिए मेरी प्रशासन से यही मांग है कि हम सभी प्रधानों को ये आदेशित किया जाए, या हम लोगों को इतना मतलब पावर दिया जाए कि जहाँ भी हमने वृक्षारोपण करवाया, 2000-5000 वृक्ष लगवाए, वहाँ हम अपनी मर्जी से 10 या 20 चौकीदार रख के उनकी रखवाली कर सके, जब तक कि वो बड़े ना हो जाए। तब तो उनको लगाने का कोई मतलब है, वरना हर वर्ष वृक्ष लगाते रहेंगे, उखड़ते रहेंगे, लगाते रहेंगे, सरकार का पैसा व्यर्थ बहता रहेगा। तो प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर वृक्षारोपण यहाँ पे करवाए जाते हैं तो शासन को यह भी देखना चाहिए कि कुछ चौकीदार दिए जाएं जो कि वृक्षों की सुरक्षा कर सके, उनको समय समय पर पानी मिल सके और जानवरों से उनको बचाया जा सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे।